सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे चीन के एक नए कानून के विषय में, जिसके माध्यम से चाइना पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के समस्त सागरीय क्षेत्र को हड़पना चाहता है। समझेंगे कि आखिर चाइना का यह नया कानून क्या है, जिसके माध्यम से पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के जो देश हैं वह चिंतित हैं, और साथ ही साथ यह जो क्षेत्र है तनाव के क्षेत्र के रूप में तब्दील होता जा रहा है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विषय में, जिसमें अर्थात वर्ल्ड WTO में चाइना ने भारत की शिकायत की है। समझेंगे कि चाइना ने भारत की शिकायत किस मुद्दे पर की है, चाइना का पक्ष क्या है, भारत का पक्ष क्या है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना के नए कानून के विषय में। हम थोड़ा सा इसके मिनट्स पर बात करें, उससे पहले थोड़ा सा हम मैप का सहारा ले लेते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें तो हमें क्या करना होगा, इंडिया से इस डायरेक्शन में आना होगा। इस डायरेक्शन में आएंगे तो हमें यहां पर दिखाई देगा साउथ चाइना सी। उसके बाद देखेंगे तो यह वाला जो क्षेत्र है, यह है ईस्ट चाइना सी, अर्थात पूर्वी चीन सागर वाला क्षेत्र। यहां पर देखेंगे तो आपको कई देश और दिखाई देंगे। यहां पर जो देश हैं आप इनको देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको जो है कि ताइवान दिखाई देगा। यहां पर अगर देखेंगे तो आपको वियतनाम दिखाई देगा। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर मलेशिया दिखाई देगा। यहां पे अन्य जो क्षेत्र हैं वो भी दिखाए गए हैं। आपको ये मलेशिया वाला क्षेत्र दिखाया गया है, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र दिखाया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको फिलीपींस दिखाई देगा। एक और मैप के माध्यम से अगर हम इन क्षेत्रों को देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि यह जो क्षेत्र है, यहां पर कई देशों का अस्तित्व है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र पर चाइना की नजरें हैं। जैसा कि इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहां पर रेड कलर वाला जो एरिया है, यह दिखाया गया है कि इस एरिया को क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा। अब देखिए, यहां पर वह चाइना यह कहता है कि यहां से लेकर ये जो पूरा क्षेत्र है उसका है, अर्थात इसके अंतर्गत का पूरा जो सागरीय क्षेत्र है उस पर चाइना का नियंत्रण होना चाहिए। जबकि यह देश कहते हैं कि भाई हमारा भी तो यह सागरीय क्षेत्र है, हमारा भी होना चाहिए। तो यह कहते हैं कि हमारे हिसाब से यह रेखा जो आपको यहां पर दिखाया गया, यहां तक हमारा क्षेत्र होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर जो आपका फिलीपींस वाला एरिया है, अन्य जो देश हैं वो कहते हैं कि हमें तो यहां तक होना चाहिए। तो इस तरह से अब देखिए है क्या कि चाइना ने क्या किया है, इतने बड़े एरिया में क्लेम किया है, जहां पर ये जो जितने भी देश आप देख रहे हैं, इनके क्या होंगे, जो क्षेत्र हैं वो चाइना के क्लेम का शिकार हो सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं इस पर हम फिर से आपको बात करेंगे, और यह जो मैप है इसको ध्यान रखिएगा, मैं बाद में भी इसको दिखाऊंगा। यहां पर कुछ आइलैंड का नाम है, जैसे पार्सल आइलैंड, यहाँ पर जो है कि स्पार्टले आइलैंड है, यहाँ पर अन्य आइलैंड है, और ये तो कुछ मेन आइलैंड्स अर्थात द्वीप दिखाए गए हैं। इनके अलावा कई अन्य द्वीपों का जिक्र आएगा। तो थोड़ा सा समझते हैं कि बेसिक से आखिर मुद्दा है क्या। चीनी जनवादी गणराज्य, जिसे प्रायः चीन के नाम से जाना जाता है, आपको पता है कि यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगर हम यह देखें तो इसकी जो सीमाएं हैं वह रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से लगती हैं। ये ध्यान रखिएगा, इससे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। यह तो हुआ मुख्य भूमि का भाग, लेकिन मुख्य भूमि से पूरब की ओर देखें तो आपको पता चलेगा यहां पर एक पीला सागर है, LOC है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, पूर्वी चाइना सागर वाला क्षेत्र है, और
ठीक इसी तरह से दक्षिण की ओर क्या है, दक्षिण साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका जो स्थलीय और जलीय विस्तार है यह कई देशों से जुड़ा हुआ है। पूर्वी चीन सागर पूर्वी एशिया के पूर्व में या चाइना के पूर्व में स्थित एक समुद्री क्षेत्र है और यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जिसका विस्तार लगभग 7,50,000 वर्ग मील में है। अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको मैं उसको थोड़ा सा और जूम करके इसको दिखाने का प्रयास करूं तो आप देख सकते हैं यह है आपका ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी को अगर देखिए तो यहाँ पर आपको जापान दिखाया गया है, इसको लेकर विवाद आएगा, इसलिए मैंने इस चीज को आपको दिखा दिया। यहां से हमने समझा कि इसका जो विस्तार है वह छोटे मोटे एरिया में नहीं है, काफी बड़े क्षेत्र में। इस सागरीय क्षेत्र में अर्थात पूर्वी चाइना सी वाले क्षेत्र में जापान का क्यूशू द्वीप, ताइवान के कई प्रमुख द्वीप हैं, जिनको लेकर चाइना क्या करता है, जापान और ताइवान से जो है कि संघर्ष करता है। और संघर्ष करने का मतलब है अपना डोमिनेंट नेचर यहां पर दिखाता है। इसी सागरीय क्षेत्र में अर्थात पूर्वी चाइना सी वाले क्षेत्र में ही क्या है, सेंकाकू द्वीप है, जिसको लेकर कई बार चाइना और जापान आमने सामने आ चुके हैं। और इस आमने सामने की लड़ाई में कई बार ऐसी नौबत आई है, अमेरिका को कूदना पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय अपील करनी पड़ी है कि दोनों जो है पक्ष हैं वह शांति के साथ इस पर बातचीत करें। इसी प्रकार का एक क्षेत्र सोकोत्रा चट्टान है, जिसकी मिल्कियत को लेकर चीन और दक्षिण कोरिया के बीच में भी विवाद है। स्वाभाविक है जब कोई क्षेत्र ऐसा है जिसको लेकर इतना विवाद है और उस विवादित क्षेत्र के विषय में अगर चाइना कोई ऐसा कानून बनाता है जिसमें यह लगता है कि पूरे क्षेत्र पर चाइना की सोवरेनिटी है, तो कहीं ना कहीं विवाद होंगे। विवाद यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुए। आगे समझिए, दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण का एक प्रमुख सीमांत सागर है, जिसको मैं आपको लोकेट करके दिखा देता हूं। ये रहा आपका साउथ चाइना वाला सी। तो अभी हमने समझा ऊपर वाला जो क्षेत्र पूर्वी चाइना सी। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपका जो है कि दक्षिणी चीन सागर वाले क्षेत्र। इस सीमांत सागर है। सीमांत सागर का मतलब है कि जो ऐसा मुख्य सागर जो हमारा प्रशांत महासागर है उससे लगा हुआ एक छोटा सा सागर है। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है जिसका विस्तार सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है और स्पार्टली और पार्सल जैसे द्वीप समूह इसमें शामिल हैं। 1940 के दशक से ही दक्षिणी चीन सागर में चीन कहता है 11 डैश लाइन के माध्यम से वह अपना दावा प्रस्तुत करता है। अब देखिए यह जो आपका डैश लाइन है, इसी को पहले वह 11 डैश लाइन कहता था, अब वह कहता है कि नहीं, हमारा जो यह क्षेत्र है इसको 9 डैश लाइन। तो ये जो आप डैश देख रहे हैं इसी को वह 9 और जो है कि 11 डैश लाइन के माध्यम से कहता है। और यह जो दावा है इसका अभी से नहीं है, 1940 के दशक से है। और इसको अगर हम स्पेशलाइज करें तो 1949 में जैसे ही चाइना बना तभी से वह कहता है कि ये पूरा क्षेत्र हमारा है। स्वाभाविक है जो चाइना की नीति रही है पहले से ही क्या रही है, दूसरे देशों को हड़पने की रही है। तिब्बत कैसे इसका शिकार हुआ आप समझ सकते हैं। 11 डैश लाइन को ही अब 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाता है। और वियतनाम के स्पार्टली द्वीप, पार्सल द्वीप इसी 9 डैश लाइन के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि जो मैंने आपको चाइना का क्लेम दिखाया, आप इस क्लेम को समझिए। यह कहता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, हमारा है। और इसका मतलब है कि जितने यह देश हैं, इनके जितने द्वीप हैं, इनके जितने सागरीय क्षेत्र हैं, इन सागरीय क्षेत्रों में मिलने वाले जितने संसाधन हैं, वह संसाधन कच्चे तेल के रूप में हो सकते हैं, प्राकृतिक गैस के रूप में हो सकते हैं, किसी अन्य मिनरल्स के रूप में हो सकते हैं, या फिर समुद्री संसाधन के रूप में जो मछलियां वगैरह मिलती हैं उस रूप में हो सकते हैं। तो सभी पर यह कहता है कि ये तो हमारा है पूरा। और यहां से अगर हम देखें तो 1940 के दशक से ही यह कह रहा है कि हमारा है। फिलीपींस का जो स्कारबोरो शोल द्वीप क्षेत्र है, इंडोनेशिया का जो नातुना सागर क्षेत्र है, ये भी क्या होता है, इसी 9 डैश लाइन के अंतर्गत आ जाता है। स्वाभाविक है सभी देश कहता है कि नहीं, यह आप गलत बोल रहे हो, यह हमारा क्षेत्र है। और चाइना वास्तव में यहां पर गलत है। वह क्या कर रहा है,
अतिक्रमण कर रहा है। वर्ष 1949 में चाइना से ही क्या कर रहा है, चाइना 9 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश भाग अर्थात लगभग 80% पर वह अपने अधिकार का दावा कर रहा है। अर्थात यह छोटा मोटा एरिया नहीं है जो हमने आपको साउथ चाइना सी का क्षेत्र दिखाया, जिसके कई देश हैं, कई हकदार हैं, कई भागीदार हैं, उसके 80% एरिया के संदर्भ में चाइना कहता है यह हमारा। अब यह जो क्षेत्र हैं, जो तेल वाले क्षेत्र हैं, ये प्राकृतिक तेल और गैस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस परिधि में अर्थात इस क्षेत्र में लगभग 11 अरब बैरल तेल है, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार है, जिसका दोहन सभी समीपवर्ती देश करना चाहते हैं। लेकिन अब सोचिए, इतना बड़ा तेल, इतना बड़ा जो गैस का अमाउंट है जिसका यह दोहन करना चाहते हैं, अगर यहां पर चाइना कहेगा कि हमारा है, क्लेम करेगा और दूसरे देशों को इन संसाधनों का प्रयोग नहीं करने देगा, तो विवाद तो उभरेगा ही। ये तो एक चीज रही। आगे अब समझिए, यह जो क्षेत्र है यहां पर न सिर्फ मिनरल्स हैं, बल्कि जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पर अगर देखा जाए तो जो फिशरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मत्स्य उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये विश्व के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। और यहां पर जापान, चाइना के द्वारा बड़े मात्रा में मत्स्य का उत्पादन किया जाता है। अन्य देश भी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नौकाएं, उनकी जहाज जो है किस क्षेत्र में जाती हैं, यहां की चाइना नेवी इतनी मजबूत है कि वह क्या करती है, पीछे ढकेल देती है। इस क्षेत्र का जो कि सामरिक महत्व भी अब बहुत ज्यादा है। कारण यह है कि चाइना जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, वह कह रहा है कि इस पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण अपना रहा है, डोमिनेंट नेचर अपना रहा है, जिसके कारण रूस के साथ रूस, चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जितने देश हैं, सबके अपने अपने कंसर्न हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, रूस और चाइना के संबंध अभी तो ठीक हैं, लेकिन भविष्य में ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो अतिक्रमण की है और इन सागरीय क्षेत्रों में उसके भी कई आइलैंड जो है कि चाइना के कब्जे में जाने वाले। अब ये जो जितने क्षेत्र हैं, इसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका का तो कोई द्वीप नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह के नेचर को अपना रहा है, जिस तरह की वह स्ट्रेटजी को अपना रहा है, इस क्षेत्र में जितने देश हैं उनके अपने तनाव हैं। और चूंकि इस क्षेत्र में जितने देश हैं, उन देशों के साथ अमेरिका ने क्या कर रखा है, रक्षा सहयोग संधि कर रखा है। अर्थात इनके ऊपर अगर हमला होता है, जैसे फिलीपींस के संदर्भ में कह लें, जापान के संदर्भ में कह लें, दक्षिण कोरिया के संदर्भ में कह लें, तो इनके साथ अमेरिका ने टाई अप कर रखा है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आगे आएंगे। और जब अमेरिका आगे आएगा तो अब इस समय जो है कि चाइना के साथ रूस आ जाता है, अमेरिका के साथ जो है कि ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, जापान आ जाता है। स्वाभाविक है, भारत भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला देश है, तो यहाँ के देशों के ऊपर अगर चाइना अतिक्रमण करता है तो भारत का स्टैंड भी क्या होगा, चाइना के अगेंस्ट में होगा। वर्तमान समय में आपको पता है कि लगभग 95% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग के माध्यम से होता है। और इस क्षेत्र में तो सोचिए, जो मैंने आपको सागरीय क्षेत्र दिखाया, ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी वाला, इस क्षेत्र से तो होकर प्रत्येक साल $5 ट्रिलियन का क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। समझिए कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का व्यापार होता है। ऐसे क्षेत्र पे अगर क्या हो, चाइना कब्जा कर ले या उसकी मोनोपोली स्थापित हो जाए या फिर अन्य देशों के जो अधिकार है वो सीमित हो जाए, तो आप समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कितना झटका लग सकता है। चाइना इन सागरीय क्षेत्रों में लंबे समय से अपनी सैन्य ताकत के आधार पर न सिर्फ दावेदारी कर रहा है, बल्कि पड़ोसी देशों के नाविकों और नेवी को नुकसान पहुंचाता है। छोटे मोटे जो देश हैं उनके क्या करता है, नाव तक को डुबा देता है। कई बार तो नाविकों की मृत्यु हो गई है, कई बार यहाँ के जो सैनिक हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार का एग्रेशन चाइना का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस समय चाइना दरअसल ऐसा कर क्यों पा रहा है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पैसा डिफेंस पे खर्च किया है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड है। कोस्ट गार्ड का मतलब वह जो है कि यहाँ पर कम्युनिटी या फिर जो है कि वह इनका सैन्य भाग जो कि कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करता है। सामान्यतः जो कोस्ट गार्ड होते हैं इनको जो है कि जो नागरिक राहत कार्य होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई डिजास्टर आ गया या फिर जो है कि कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें सैनिक सहयोग की जरूरत नहीं है, नागरिक सहयोग की जरूरत है, मदद की जरूरत है, किसी प्रकार का रेस्क्यू करना है, उसके लिए कोस्ट गार्ड होता है। लेकिन इसका जो कोस्ट गार्ड है वो कुछ
कुछ अलग है। चीन के कोस्ट गार्ड के पास 500 से अधिक क्या है, कोस्ट गार्ड जहाज हैं, और यह जहाज ही कोस्ट गार्ड के ज्यादा नहीं है, बल्कि कुछ कोस्ट गार्ड का जो आकार है या उनकी जो फैसिलिटी है, वो जो वॉरशिप होते हैं अर्थात पानी के वह जहाज जिनके माध्यम से युद्ध लड़ा जाता है, वैसे बड़े बड़े जो जहाज हैं कोस्ट गार्ड में है, जबकि किसी अन्य देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। कारण यह है कि चूंकि नेवी अलग है, कोस्ट गार्ड अलग है। नेवी क्या करती है, युद्ध करती है। कोस्ट गार्ड जो है कि जो सीमित उद्देश्यों के लिए रखे, लेकिन इसने अपनी कोस्ट गार्ड को इतना मजबूत कर रखा है कि न सिर्फ इनका बेड़ा बड़ा है कोस्ट गार्ड का, बल्कि जहाजों का, बल्कि इनके जो कोस्ट गार्ड के जहाज हैं काफी बड़े हैं, कई तरह की सैन्य जो हथियारों से लैस हैं। अब प्रश्न आएगा कि क्या ये जो कोस्ट गार्ड हैं इनकी जो जहाजों की संख्या है चुनौतीपूर्ण है? तो बहुत है। देखिए है क्या कि जो जापान के पास मात्र 373 जो है कि कोस्ट गार्ड के जो है कि जहाज हैं, ताइवान के पास तो 161 ही है, फिलीपींस के पास जो है कि 86 हैं, इंडोनेशिया के पास तो और भी कम है, 41 ही जहाज है। अब सोचिए, इसका मतलब ये हुआ अगर हम जापान को भी कहें, जापान मान लेते हैं इसके साथ जुड़ जाता है या फिर इसके साथ भी जुड़ जाता है, तब भी इनका संयुक्त जो कोस्ट गार्ड का पूरा जो क्षमता है वो भी चाइना से क्या है, कमजोर है। अब चाइना क्या करता है, अपने कोस्ट गार्ड के माध्यम से यहां पर जितने देश हैं उनकी जितने भी कोस्ट गार्ड हैं, इवन उनकी नेवी तक को क्या करता है, धमकाता रहता है। अब ये जो सभी देशों का हमने जिक्र किया, इन सभी देशों का क्या है, समुद्री विवाद चाइना के साथ है। कई देशों ने इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिका से सैन्य समझौता किया है। इसी कारण अमेरिका नेवी का एक बड़ा दस्ता, एक बड़ा बेड़ा यहां पर तैनात जरूर रहता है। बावजूद उसके चाइना हर तरह से क्या करता है, यहां पर थ्रेट उत्पन्न करता है, यहां के जो छोटे देश हैं उनको डराता है, धमकाता है, नुकसान पहुंचाता है। ये तो अभी ट्रेडिशनल बात हो रही, आगे जो मेन चीज है तो आगे आने वाली। चीनी कोस्ट गार्ड सिर्फ नागरिक कार्य जैसे कि राहत कार्य या तट की सुरक्षा नहीं करता, ये पीला सागर से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक सैन्य प्रदर्शन करता है और यह नेवी की तरह कार्य करता है। दिसंबर, जैसे कुछ घटनाओं का जिक्र मैं कर देता हूं। दिसंबर 2019 में चीनी नेवी ने वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में एक सर्वे जहाज भेजा और जिसकी रखवाली के लिए कोस्ट गार्ड का एक पूरा दल गया। जब यहां पे वियतनाम की नेवी ने यह देखा कि कोई ऐसा जो है कि एक्सपेरिमेंटल जो है कि शिप आ रहा है, तो स्वाभाविक है वो चेक करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आखिर किस चीज का परीक्षण कर। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि यह जो चाइना का कोस्ट गार्ड है, इस जो कि क्या कर रहा था, वहां पर सर्वे करने गए जहाज की रखवाली कर रहा था या उनको कवर कर रहा था। इन जहाजों ने अर्थात चाइना के जहाजों ने उस जहाज को चारों तरफ से ऐसे घेर कर इसको पूरा, जैसे मान लेते हैं एक जहाज है और इस जहाज को क्या कर रहे हैं, पूरा कोस्ट गार्ड के जहाज घेर कर चल रहे हैं। अब कोई भी ये जो जहाज है दूसरे देश में पहुंच गया, यहां के या फिर किसी भी तरफ से उन देशों की नेवी आने का प्रयास कर रही है, ये जहाज अंदर जाने का प्रयास, रास्ता ही नहीं दे रहे हैं, तो पता ही नहीं चल पाया कि आखिर उसने सर्वे कैसे किया और किस चीज का सर्वे किया। अब इससे एक चीज तो समझ में आ गया कि यहां की जो कोस्ट गार्ड है, जो कि नेवी नहीं है, वो भी इतनी मजबूत है कि दूसरे देशों की नेवी को यह तक नहीं पता करने दे रही है कि तुम्हारे ही एरिया में हम क्या करके जा रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसी गतिविधियां कई बार होती हैं। ऐसे ही एक घटना जनवरी 2020 की भी है। एक साल पहले यह चीन के मछली पकड़ने वाले जहाज इंडोनेशिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस गए। ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, मतलब ऐसा ओपन सी खुला सागर वाला क्षेत्र नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस गए जिसमें अनुमति लेनी होती है प्रवेश के लिए, और गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ा। और इन जहाजों की रखवाली चाइना के कोस्ट गार्ड कर रहे थे, इंडोनेशिया कुछ नहीं कर पाया। आप कहेंगे ये तो एक दो घटनाएं, नहीं। नवंबर 2020 में मलेशिया अपने समुद्री तटीय क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस को निकाल रहा था। चीन के कोस्ट गार्ड गए, उन्होंने डराया, धमकाया, उस काम को रुकवा दिया। अप्रैल 2020 में चीन के कोस्ट गार्ड ने वियतनाम के मछली पकड़ने वाले जहाजों को डुबो दिया, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसी तरह 2019 में सेनकाकू द्वीप को लेकर चाइना और जापान की नेवी के बीच टकराव उत्पन्न हुआ, जो कि एक भीषण संघर्ष में बदल सकता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अपील करके इसको टाला गया। इस तरह से हमने देखा कि चीन क्या कर रहा है, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में कई देशों के जहाजों को न सिर्फ डुबा रहा है, बल्कि वहां पर भय का माहौल क्रिएट कर रहा है।
अब इससे क्या हो रहा है कि इससे हमें यह पता चला कि चीन का जो कोस्ट गार्ड है वह एक तरह की नेवी तरह की सुविधाएं दे रहा है। प्रश्न आएगा हम कोस्ट गार्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, तो दरअसल इसी से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है। वर्ष 2013 से पहले यह जो चाइना कोस्ट गार्ड था ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ का जो समुद्री क्षेत्र था इसकी सुरक्षा के लिए 3 एजेंसियां हुआ करती। ध्यान दीजिए, 2013 से पहले जो चाइना का समुद्री क्षेत्र है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 एजेंसियां थी। चाइना मरीन सर्विलांस, दूसरा चाइना फिशरीज लॉ इन्फोर्समेंट और मेरीटाइम और तीसरा जो था मेरीटाइम एंटी स्मगलिंग यूनिट। ये तीनों को मिलाकर क्या किया गया, चाइना कोस्ट गार्ड का निर्माण किया गया। और इसलिए किया गया ताकि हर तरह के कार्य करने में सक्षम हो सके कोस्ट गार्ड। इन छोटी छोटी एजेंसियों को मिलाकर इनकी शक्ति और समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया गया और यह पहला रीस्ट्रक्चरिंग था किसका, कोस्ट गार्ड का। वर्ष 2013 में इस कोस्ट गार्ड को क्या किया गया, पीपल आर्म्ड पुलिस, है ना, ध्यान दीजिएगा, पीपल आर्म्ड पुलिस, इसको पीएपी भी बोला जाता है, तो इसको पीएपी के अधीन कर दिया गया। यह जो पीएपी अर्थात पीपल आर्म्ड पुलिस है, ध्यान दीजिएगा, पीएलए जो है कि जो वहाँ की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, चाइना की जो मेन आर्मी है, उससे यह अलग है, एक प्रकार की क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स है। तो वर्ष 2013 में कोस्ट गार्ड को जो बनाया गया 3 समूहों को जोड़कर इस कोस्ट गार्ड को क्या कर दिया गया, पीपल आर्म पुलिस अर्थात पीएपी के अधीन कर दिया गया। और ये जो पीएपी थी इसको समझिए कि जून अगर जो है कि 1989 में जो तियानमेन स्क्वायर की घटना हुई थी उसको इसी पीएपी ने अंजाम दिया था। लोगों के ऊपर टैंक चला दिए गए थे, जी हां आपने सही सुना, टैंक चला दिए गए थे। ये किसने किया था, पीएपी। अब ये जो पीएपी है चीन की पहला मिलिट्री फोर्स है और सीधे किसके अंतर्गत आती है, ध्यान दीजिएगा, सीएमसी को रिपोर्ट करती है और सीएमसी के प्रमुख होते हैं वहां के राष्ट्रपति। इसका मतलब है कोस्ट गार्ड पर नियंत्रण किसका है, वहां के सीधे राष्ट्रपति का। हाल में क्या हुआ है, हाल ही में चीन ने पुनः अपने कोस्ट गार्ड की शक्ति को बढ़ा दिया है। उसने एक ऐसा कानून का निर्माण किया है जिसके तहत चीनी कोस्ट गार्ड को दूसरे देशों के जहाज पर हमला करने, उन्हें नष्ट करने, उन्हें बर्बाद करने, उनको जो है कि नुकसान पहुंचाने का पूरा अधिकार मिल गया। इससे चाइना ने क्या किया है, अपने कोस्ट गार्ड को नेवी की तरह हर प्रकार के सैन्य कदम उठा लेने में सक्षम बना दिया है। चीन इस कानून के माध्यम से तथाकथित अधिकार क्षेत्र में अर्थात जिस क्षेत्र में वो दावा करता है उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, चाहे वह इंडोनेशिया के द्वारा किया जाए, फिलीपींस के द्वारा किया जाए, वियतनाम के द्वारा, किसी के द्वारा किया जाए, वह किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को रुकवा सकता है। रुकवा सकता है का मतलब कि वह सैन्य ताकत का प्रयोग कर सकता है। तो इसी के साथ साथ अगर किसी देश ने पहले से कोई निर्माण किया है तो उसको वह ध्वस्त कर सकता है। और इसी तरह जो यहाँ की कोस्ट गार्ड को इसको अधिकार दिया है कि कोई भी जहाज अगर आपके एरिया में आपको लगता है कि वह आपका एरिया उसमें प्रवेश करता है तो आप उसको नष्ट कर सकते हो। ये सभी अधिकार क्या कर दिया है, कोस्ट गार्ड को चाइना ने दे दिया। अब दिक्कत यह है कि चाइना पहले से ही इन सागरीय क्षेत्रों में कई द्वीपों पर अधिकार कर चुका है, कई यहां पर कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर चुका है, वहां पर इसकी मिसाइल और पनडुब्बियां तैनात हैं। ऐसे में इस कानून के माध्यम से क्या होगा, तनाव और बढ़ेगा और यहां पर चाइना ने खुलेआम अपने कोस्ट गार्ड को अनुमति प्रदान की है कि आप जो है कि चाइना के हितों को आगे बढ़ाओगे। अमेरिका ने चाइना के इस कानून की आलोचना की है तथा जापान, फिलीपींस, अन्य देशों को अमेरिकी सहयोग का आश्वासन दिया। अमेरिका नेवी का जो युद्धपोत है, वॉरशिप है यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट, उसको तैनात जरूर कर दिया गया है, लेकिन चाइना जो है कि जिस तरह की एग्रेशन दिखा रहा है उससे लगता नहीं है कि हाँ कुछ समाधान निकल पाएगा। यहां पर बस यही है कि देखिए चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में यह जो है कि साउथ चाइना सी के बाद जो इंडियन ओशन में भी प्रवेश कर सकता है, इसकी भी संभावना है। क्योंकि जिस तरह से एग्रेशन वह अन्य देशों के आइलैंड खरीद कर, उनके फोर्ट खरीद कर दिखा रहा है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि चाइना वह आने वाले समय में काफी बड़ा थ्रेट उत्पन्न कर सकता है। खैर, अब जैसे ही क्या हुआ, यूएसए ने अपनी नेवी का एक दस्ता यहां पर उतार दिया, पहले से भी रहता है। चीन ने कहा कि हम टोंकिन की खाड़ी में 27 से 23 जनवरी तक जो है कि सैन्य अभ्यास करेंगे और किसी भी प्रकार के जहाज के प्रवेश को अनुमति नहीं होगी। अब देखना यह होगा कि आखिर ये जो सैन्य अभ्यास जो उसने कहा कि सैन्य अभ्यास किया जा रहा है या कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है।
जो बाइडन, जो कि इस समय वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, उन्होंने जो है कि इस तनाव को लेकर चाइना की आलोचना की है। बाइडन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के दूत के तौर पर नामांकित किया गया है लिंडा थॉमस को, और इन्होंने कहा है, चीन को बताया है कि रणनीतिक प्रतिद्वंदी है और पड़ोसियों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। अर्थात जिस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जो बाइडन चाइना को लेकर सॉफ्ट पॉलिसी अपना सकते हैं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। और इसीलिए चाइना ने भी जो है कि अमेरिका पर काउंटर किया है कि अमेरिका को यह प्रयास करना चाहिए कि छोटे देशों को धमकाए नहीं, जबकि खुद वो क्या कर रहा है, दूसरे देशों को न सिर्फ धमका रहा है बल्कि उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। इस कानून के तहत, जो चीन का कानून है, कोस्ट गार्ड किसी क्षेत्र में टेम्पोररी एक्सक्लूसिव जोन घोषित कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि जो चाइना का कोस्ट गार्ड है यहां पर आ गया, तो यहां पर कह सकता है कि कोई नहीं आएगा, यह हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हमसे पूछकर ही आइएगा। अब समझिए कि कोई जो है कि जहाज, मान लेते हैं फिलीपींस का पानी का जहाज है और यह कुछ राशन वगैरह कुछ भी लेकर जा रहा है और बीच से इसको यहां से होकर जाना है, चाइना चाहे तब रोक सकता है। इस कानून के माध्यम से उसका कोस्ट गार्ड कह सकता है हमसे पहले परमिशन लो। तो आने वाले समय में ये जितने क्षेत्र हमने देखे, इन सभी क्षेत्रों का हम हो सकता है कि अगर चाइना ने को नहीं रोका गया तो हम देखें कि चाइना इस पर अतिक्रमण कर चुका। हालांकि परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, आने वाले समय में कुछ अपडेट होगा जरूर मैं बताऊंगा। अब हम बात करेंगे भारत द्वारा चाइना ऐप पर प्रतिबंध, WTO के नियमों का उल्लंघन, चीन ने ऐसा कहा। वह क्या है कि चीन ने भारत सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध को जारी रखने के निर्णय को विश्व व्यापार संगठन के व्यापार के नियमों का उल्लंघन बताया। आपको पता ही है कि सितंबर में जो है कि क्या हुआ था, कुछ कुछ चरणों में करके लगभग 224 चाइनीज ऐप्स पर हमने प्रतिबंध लगा दिया गया था। और प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि उससे हमारी कुछ सूचनाएं जो है कि चाइना तक पहुंच रही थी। आपको पता है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसने आईटी कानून और नियमों की धारा 69A के तहत इन चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया था। पहले चरण में प्रतिबंधित ऐप्स की कंपनियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया स्पष्टीकरण संतुष्टजनक नहीं होने के कारण सरकार द्वारा इन कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही 59 चाइनीज ऐप्स पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस प्रतिबंधित किए गए जो 59 चाइनीज ऐप्स हैं, इसमें जो है कि कई तरह के नाम हैं, जिनका जैसे आप वीचैट है, अलीबाबा का यूसी ब्राउजर है, शॉपिंग ऐप क्लब फैक्ट्री है, MI वीडियो कॉल है, बिग लाइव जैसे कई ऐप्स हैं, इन पर लगा दिया। अब चीन की जो बौखलाहट है इन सब चीज़ों को लेकर क्या है, बढ़ गई है। चीन ने भारत सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन है। चीन का क्या तर्क है, थोड़ा वो भी सुन लीजिए। चीन का तर्क है कि भारत सरकार द्वारा चाइनीज ऐप्स पर जो है कि प्रतिबंध आरोपित किए गए एक तरफा प्रतिबंध है और विश्व व्यापार संगठन के गैर भेदभाव सिद्धांतों और बाजार अर्थव्यवस्था के निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। चीन यहां पे क्या कह रहा है? चीन यहां यह कह रहा है कि जो गैर भेदभावपूर्ण सिद्धांत हैं WTO का, उनका उल्लंघन किया जा रहा है भारत के द्वारा। भारत का एक कदम WTO के सिद्धांतों के अंतर्गत चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाता, ऐसा जो है कि चाइना ने कहा। चीन सरकार का कहना है कि चीनी कंपनियां विदेशी व्यापार में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और स्थानीय कानूनों और तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करती हैं और इस तरह से इसके बावजूद भारत ने हम पर जो प्रतिबंध लगाया है वह ठीक नहीं है, ऐसा चाइना ने कहा। अब प्रश्न आएगा कि आखिर जो WTO के सिद्धांत वो हैं क्या? तो विश्व व्यापार के लिए WTO के वर्तमान नियमों को निम्नलिखित समझौते के तहत क्या किया गया है, संहिताबद्ध किया गया है। पहला है गैट समझौता, दूसरा है GATS जिसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा है ट्रिप्स का समझौता। गौरतलब है कि गैट की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, जबकि गैट और ट्रिप जो है कि 1995 में लागू किए गए थे और इन समझौतों का उद्देश्य वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।
और यह जो नियम थे उनके लिए क्या है प्रावधान, इन नियमों को अगर जो सिद्धांत है, जो उद्देश्य है इनका, ये जो नियम हमने ऊपर बताए, इनका उद्देश्य है क्या कि जो आयात विरोधी शुल्क है उनको समाप्त किया जाए, सीमा शुल्क जो प्रक्रिया है उनको आसान किया जाए, संरक्षणवाद को बढ़ावा देने वाले जो घरेलू कानून है और टैक्स है इनको हतोत्साहित किया जाए, कोटा और सब्सिडी को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ये जो सिद्धांत हैं यह क्या है कि आर्थिक समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करते हैं। तो प्रश्न आएगा कि क्या भारत द्वारा WTO के नियमों का उल्लंघन किया गया है? तो देखिए, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार IT एक्ट के धारा 69A के तहत चीनी मोबाइल ऐप्स पर भारत के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि कई प्रकार की सूचनाओं का मिस यूज किसके द्वारा किया जा सकता था? चाइना के द्वारा किया जा सकता था। दरअसल इससे क्या होता कि जिस प्रकार के तनाव जो है कि बॉर्डर पर बने हुए थे, उन तनाव में क्या होता, जो हमारी कानून व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि जब हमारी सभी सूचनाएं, हम क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन सी डेटा शेयर कर रहे हैं, जब सब चीज पर चाइना नजर रख सकता था तो कुछ भी कर सकता था। इससे क्या होता, हमारे यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है या जो शांति की व्यवस्था वो प्रभावित हो सकती थी। ऐसे द्वारा सरकार ने क्या किया, आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाह्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चाइना के जो ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। और यह WTO के नियमों का उल्लंघन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि चाइनीज ऐप्स के जो डेटा हैं वह हमारे यहाँ स्टोर नहीं होते, चाइना में स्टोर होते हैं। कुल मिलाकर अगर हम इसको और आसान शब्दों में समझाएं तो जो चाइनीज ऐप्स हैं वहाँ की जो कंपनियां हैं, वहाँ की सरकार की उसमें हिस्सेदारी है और वह हमारी सूचनाओं को का जो प्रयोग है वो कई तरह की हमारी सामरिक चीज़ों को तक पहुंच बढ़ाने के लिए कर सकते थे, जिससे हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा था उसको खतरा हो सकता था। और WTO का कोई भी नियम राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं देता। और इस तरह हमने ये ऊपर के जो सिद्धांत थे WTO के, उनका किसी का उल्लंघन नहीं किया। हमने उस पर टैक्स नहीं लगाया है, हमने उनके जो मुक्त आवागमन है उस पर नहीं किया है। हाँ, हमने उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि आप जो डेटा स्टोर करते हो, उन्होंने संतोषजनक उत्तर ही नहीं दिया। संतोषजनक उत्तर देते तो वर्ल्ड की अधिकांश कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही हैं, आपकी कंपनियों की लॉयल्टी इतनी होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आई होप आप दोनों ही टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।